अबेहयात पार्ट 12। वो ईद के दूसरे दिन रात की फ़्लाइट से वापस लाहौर आ गई थी, क्योंकि अगली रात 8 बजे की फ़्लाइट से वो वापस आ रहा था। वो ज़ुदो रंजी और हसासियत जो पिछले 4 हफ्तों से उसे नाखुश रखे हुए थी, वो एकदम जैसे कहीं गायब हो गई थी। वो 4 हफ्ते के बाद बिलाकर उसने केक का वो टुकड़ा और वो कैन डिस्पोज ऑफ कर दिया था। अगर फुरकान को सीधा हॉस्पिटल से एयरपोर्ट ना जाना होता तो वो खुद ही से रिसीव करने चली जाती। वो कुछ इतनी ही एक्साइटेड हो रही थी। 9:45 पर बिलाकर डोर बेल बजी। उसे दरवाजे तक पहुंचने में सेकंड्स लगे थे। खुदाया, क्या खुशी इसको कहते हैं जो इस शख्स के चेहरे पर पहली नज़र डालते ही मैंने महसूस की है। उसने दरवाज़ा खोलकर डोर हैंडल पर अपना कपकपाता हाथ रखे सलार को देखकर अचंभे से सोचा था। फुरकान से बातें करता दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर वो सीधा हुआ और इन दोनों की नज़रें मिले। वही गर्म जोश मुस्कुराहट जिसकी वो आदी थी और हमेशा की तरह सलाम में भी पहल उसी ने की थी। वो इसे देखते ही चंद लम्हों के लिए जैसे साकित हो गई थी। इमामा, सामान की डिलीवरी देने आया हूँ, चेक कर लो कोई ब्रेकेज या डैमेज तो नहीं है। फुरकान ने एक सूटकेस खींचकर अंदर ले जाते हुए इसको छेड़ा। सलार मुस्कुराया। इमामा ने सलाम का जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन इसके गले में कोई गिरा लगने लगी थी। बात गले की गिरा तक रहती तो ठीक थी, लेकिन आंखों में पानी कैसे और क्यों आ गया था। वो आगे बढ़ा और इसने हमेशा की तरह उसे गले लगाया, जैसे वो ऑफिस से आने के बाद लगाया करता था। बेख्तियार बेसाख्ता आंसुओं का एक और लाया। यही चीज़ तो वो ढूंढती फिर रही थी पिछले 4 हफ्तों से। यही नरम लम्स, अपने गिर्द बाजुओं का यही हिसार उसके साथ लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके जिस्म से उठती कलोन की महक और ड्रेसिंग टेबल पर कलोन की शीशी से उठती महक से बिल्कुल अलग थी। वो इसके जिस्म पर लगने के बाद ज़्यादा मशहूर कुन थी, ज़्यादा जानलेवा थी। कैसी हो तुम? वो इससे पूछ रहा था। गले की गिरें और बढ़ गई थी। उसने अब इसे खुद से अलग किया और इसका चेहरा और आंसू देखे। क्या हुआ? वो ठुठका और सूटकेस अंदर ले जाते हुए फुरकान ने पलट कर देखा। मैं अभी अभी सलाद के लिए प्याज काट रही थी, उसने कुछ घबराहट में मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा था। फिर शायद उसे खुद ही ये बहाना कमज़ोर लगा। वो सर में भी कुछ दर्द था और फ्लू था। वो फुरकान की मुस्कुराती हुई नज़रों से कुछ गड़बड़ाई थी। सलार ने फुरकान को नज़रअंदाज किया और इसे एक बार फिर साथ लगाते हुए कहा, तो यार कोई मेडिसिन लेनी चाहिए थी। कुकिंग रेंज पर कुछ रख कर आई हो? बल्कि रख कर आई हूँ। वो रुके बगैर किचन में चली है। उसके सामने खड़े रहकर उससे नज़रें मिलाकर झूठ बोलना बड़ा मुश्किल हो गया था। सिंक में चेहरे पर पानी के छपाके मारने के बाद इसने कुछ पानी पिया। आवाज़ की थरथराहट सिर्फ इसी तरह ख़त्म हो सकती थी। वो दोनों अब इसके अकब लाउंज में किचन काउंटर के पास खड़े बातें कर रहे थे और इनमें से कोई भी इसकी तरह मतवज्जा नहीं था। अपना चेहरा किचन रोल से थपथपाकर इसने गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। बैठो, खाना खा कर जाओ ना। वो जब लाउंज में आई तो सलार फुरकान से कह रहा था, नहीं इस वक्त नहीं, खाने पर इंतज़ार कर रहे होंगे बच्चे, कुछ दिनों के बाद चलेंगे कहीं डिनर के लिए। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला। सलार दरवाजे तक इसे छोड़ने गया। वो किचन में आकर खाने के बर्तन निकालने लगी। वो दरवाजे से वापसी पर किचन में सेलफोन पर बात करते हुए आया था। फ़ोन पर सिकंदर थे। इमामा ने उसे किचन काउंटर पर रखी पानी की बोतल को खोलते देखा। फ़ोन कंधे और कान के बीच दबाया। उसने बोतल का ढक्कन खोला। इमामा ने उसके ग्लास की तरफ जाने से पहले एक गिलास लाकर उसके सामने काउंटर पर रख दिया। सलार के हाथ से बोतल लेकर उसने ग्लास में इसके लिए पानी डाला। सलार ने सिकंदर से बात करते हुए सर के इशारे से उसका शुक्रिया अदा किया और फिर पानी का घूंट भरते हुए कहा, पापा खैरियत पूछ रहे हैं तुम्हारी। फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हुए वो मुस्कुराई। मैं अब ठीक हूँ। सलार ने इसके जुमले पर गौर किए बगैर सिकंदर तक इसका जुमला पहुँचा दिया। काउंटर पर पड़े सलाद में से सेब का एक टुकड़ा कांटे से उठाकर मुँह में डालते हुए वो इसी तरह फ़ोन पर सिकंदर से बातें करते हुए किचन से निकला। इमामा ने इसे टेरेस का दरवाज़ा खोलकर टेरेस के पौधों पर नज़र दौड़ाते देखा। टेबल पर बर्तन रखते हुए इसकी आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी। 1 महीने के बाद ये जगह उसे घर लगी थी और इसकी वजह घर में गूंजती वो आवाज़ और इधर से उधर जाता इसका वजूद था। बर्तन रखने के बावजूद वो जैसे बेख्तियारी के आलम में टेबल के पास खड़ी फ़ोन कान से लगाए सलार को टेरेस पर इधर से उधर टहलते देख रही थी। बात मोहब्बत की नहीं थी, बात आदत की थी। उसे इसकी आदत हो गई थी और आदत बाज़ दफ़ा मोहब्बत से भी ज़्यादा जानलेवा साबित होती है। उसे अचानक ख्याल आया कि वो खाना खाने से पहले कपड़े तब्दील करेगा। बेडरूम में जाकर वो इसके लिए कपड़े निकालकर वॉशरूम में लटका कर आई। वो वॉशरूम से निकल रही थी जब वो बेडरूम में दाखिल हुआ। मैं शावर लेकर खाना खाऊंगा, उसने जैसे ऐलान किया था। वो ना भी कहता फिर भी वो जानती थी। वो सफ़र से वापसी पर हमेशा नहा कर ही खाना खाता था। मैंने तुम्हारे कपड़े और टॉवल्स रख दिए हैं और ये मैं तुम्हारे लिए नए स्लीपर्स लेकर आई थी। वो स्लीपर्स का डिब्बा शू रैक से निकालते हुए बोली, रहने दो इमामा, मैं खुद ही निकाल लूँगा। रिस्ट वॉच उतारते हुए इसने इमामा को मना किया। उसे कभी भी किसी दूसरे का अपने जूते उठाना पसंद नहीं था, वो जानती थी, लेकिन उसके मना करने के बावजूद वो स्लीपर्स निकाल लाई थी। कुछ नहीं होता, उसने स्लीपर इसके पास रख दिए।
वह बेड पर बैठा अपने जूते और जुराबें उतार रहा था और वो बेमकसद इसके पास खड़ी उसे देख रही थी। शादी के इतने महीनों में आज पहली बार वो इस तरह बेमकसद उसके पास खड़ी थी। सिलार ने कुछ हैरानी से नोटिस किया था। ये येलो कपड़े तुमने मेरे इंतज़ार में पहने हैं? उसने जुराबें उतारते हुए इमामा को छेड़ा। वो बेख्तियार हंसी। वो मस्टर्ड को येलो कह रहा था, लेकिन आज उसने इसकी तस्दीक नहीं की। वो इसने आज भी इसकी तारीफ़ नहीं की, मगर उसे ये भी बुरा नहीं लगा था। नाइस स्लीपर्स। अपनी जुराबें और जूते उठाते हुए इसने स्लीपर्स पहने और इमामा से कहा, मैं रखती हूँ। इमामा ने जूते और जुराबें से लेने की कोशिश की। क्यों यार, पहले कौन रखता है? सिलार ने कुछ हैरानी से उसे रोका। इमामा रुक गई। वाकई वो अपने जूते खुद उठाने का आदी था। जूते शू रैक में रखते हुए इसने लॉन्ड्री बास्केट में जुराबें डाली और वॉशरूम में घुस गया। इमामा ने बेड साइड टेबल पर पड़ी इसकी रिस्ट वॉच और सेल फोन को देखा। हर खाली जगह भरने लगी थी। वो जब तक नहा कर आया, इमामा खाना लगा चुकी थी। सिलार ने डाइनिंग टेबल पर नज़र डालते ही बेख्तियार कहा, इमामा क्या क्या पका रखा है यार, जो जो तुम्हें पसंद है? उसने सादगी से कहा। मुझे? वो कुर्सी खींचकर बैठते हुए टेबल पर फैली हुई डिशेस देखकर जैसे किसी सोच में पड़ा। तुमने अपना वक्त ज़ाया किया। कोई और वक्त होता तो वो पूरे दिन की मेहनत पर बोले जाने वाले इस जुमले पर बुरी तरह नाराज़ होती, लेकिन आज उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। किसी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो इतनी ही सरशार थी। मैंने अपना वक्त तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया। उसने मध्यम आवाज़ में सिलार की तस्दीक की। लेकिन तुम थक गई होगी। नहीं, क्यों थकूंगी मैं? उसने चावलों की डिश सिलार की तरफ बढ़ाई। सिलार ने उसकी प्लेट में हमेशा की तरह पहले चावल डाले। अपनी प्लेट के कोने में पड़े इन चावलों को देखकर उसका दिल बहर आया। तो इतने दिनों से ये एक चीज़ थी जो वो मिस कर रही थी खाने पर, और ये एक चीज़ नहीं थी। वो अब अपनी प्लेट में चावल डाल रहा था। 1 महीने के बाद वो इसके इतने करीब बैठी थी, खाना सर्व करते इसके हाथ देख रही थी। सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें मोड़े इसके हाथों से हमेशा की तरह उसे अपनी तरफ, बल्कि उसके हाथों ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया था। उसका दिल बेख्तियार उसके हाथ छूने को चाहा। उसने बमुश्किल नज़र हटाई, खुद को संभालने की कोशिश की। उसके लिए ये एकदम बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो इसके करीब हो और वो सिर्फ खाने की तरफ मतवज्जा रहे। पेंटिंग्स मुकम्मल हो गई तुम्हारी? वो खाना शुरू करते हुए इससे पूछ रहा था। इमामा ने चौंक कर टेबल पर पड़ा कांटा और चम्मच उठाया। कौन सी पेंटिंग्स? उसने बेख्याली में कहा। वो ठुठका। तुम बता रही थी ना कुछ? उसने याद दिलाया। ये भी लो। जवाब देने की बजाय उसने एक और डिशेस की तरफ बढ़ाई। डर तो नहीं लगा तुम्हें यहाँ अकेले रहते हुए? सिलार ने उससे पूछा। खाना अच्छा है? इमामा ने एक बार फिर जवाब गोल किया। वो मज़ीद झूठ नहीं बोल सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सच नहीं बोल सकती थी। हमेशा अच्छा होता है। वो मुस्कुराया था। कितने नावल्स पढ़े तुमने? वो पूछ रही थी। ये चॉप्स भी हैं। इसने एक और डिश सर्व की। तुम्हारी फ़्लाइट ठीक रही? इससे पहले कि वो इससे कोई मुश्किल सवाल करता, उसने पूछना ज़रूरी समझा था। हाँ, ओवरऑल कुछ बम्पी रही, लेकिन ठीक ही रही, उसने बताया। और कॉन्फ्रेंस भी अच्छी रही? एक्सीलेंट, उसने बेख्तियार कहा। क्या रूटीन थी तुम्हारी? वो इसे मौजू से हटाने में कामयाब नहीं हुई थी। मेरी रूटीन? वो सोच में पड़ी। हाँ, क्या क्या करती थी सारा दिन? वो अब चपाती का टुकड़ा तोड़ते हुए पूछ रहा था। जो पहले किया करती थी। उसने नज़र चुराकर एक और डिशेस की तरफ बढ़ाई। लेकिन तब तो बहुत ज़्यादा वक्त होगा ना तुम्हारे पास? उसने कुरेदा था। बिल्कुल, सारी शाम सारी रात। फिर तो ऐश हो गए होंगे तुम्हारे। अपनी प्लेट में कौरमा निकालते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा। इमामा ने जवाब देने की बजाय अपनी प्लेट को देखा, जिसमें चीज़ों का ढेर बिल्कुल उसी तरह पड़ा था। इसने कुछ खाया है, बल्कि इससे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। सिलार को इतनी रगबत के साथ खाते देखे से यूँ लग रहा था जैसे इसका पेट भर रहा हो। तुम सईदा माँ को यहाँ ले आती? सिलार ने एकदम इससे कहा। उसे पता नहीं क्या ख्याल आया था। मैंने कहा था उनसे, लेकिन तुम्हें तो पता है वो इतने दिनों के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकती, उसने जवाब दिया। डैट्स अंडरस्टैंडेबल। सिलार ने खाना खाते हुए बेख्तियार एक नवाला इसकी तरफ बढ़ाया। वो आखिरी लुकमा हमेशा उसे ही खिलाता था। एक लम्हे के लिए वो ठुटकी, फिर उसने लुकमा मुंह में ले लिया, लेकिन वो इसे चबा नहीं सकी। वो लुकमा जैसे आखिरी हद साबित हुआ और बेख्तियार रो पड़ी। वो पानी पीते पीते ही एकदम रुक गया। क्या हुआ? वो हक्का बक्का था। होंठों पर हाथ रखे वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोती गई। क्या हुआ इमामा? वो बुरी तरह बदहवास हुआ। कम अज़ कम इस वक्त इस तरह की गुफ्तगू के दौरान आंसू वो इसकी वजह तलाश नहीं कर सका। एक दफ़ा आंसू बह जाने के बाद सब कुछ आसान हो गया था। मज़ीद रोना बेबसी का इजहार, कमज़ोरी का एतराफ़। अब मज़ीद दीवारें खड़ी रखने की ज़रूरत नहीं थी। फॉर गॉड सेक, तुम पागल कर दोगी मुझे। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक रहा मेरे बाद? किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वह मुकम्मल तौर पर खवास भागता था। टिश्यू पेपर से आंखें रगड़ते हुए इमामा ने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए सर हिलाया। तो फिर क्यों रो रही हो? सिलार मुतमईन नहीं हुआ। ऐसे ही बस, मैं तुम्हें बहुत मिस करती रही इसलिए। वो कहते कहते फिर रो पड़ी। क्या शर्मिंदगी थी जो इसने ये इतराफ़ करते हुए महसूस की थी? सिलार को लगा उसे सुनने में कुछ गलती हुई है। किसको मिस किया?
तुम्हें, उसने सर झुकाकर रोते हुए कहा। वो चंद लम्हों के लिए साकित हो गया। मुझे किस लिए? ये बेयकीनी की इंतहा थी। वो रोते रोते ठुठकी। उसने सर उठाकर उसे देखा, फिर बेहद खफगी की हालत में टेबल से अपनी डिनर प्लेट उठाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सका। शादी के तकरीबन 4 माह में इसने पहली बार ये जुमला उससे कहा था, वरना वो आई लव यू के जवाब में भी थैंक यू कहने की आदी थी। वह बर्तन उठाकर अंदर ले जा रही थी और सलार बिल्कुल होनिक सा पानी का ग्लास हाथ में लिए उसे अपने सामने से बर्तन हटाते देख रहा था। उसके रोने से कुछ इतना हवास बाख्ता नहीं हुआ था जितना इसके इस मामूली से इतराफ़ से हुआ था। वो शौक़ ना होता तो क्या करता। वो 4 हफ्ते पहले बड़े धड़ल्ले से उसे कह रही थी कि और पानी का गिलास हाथ में लिए बुत की तरह कुर्सी पर बैठे कोई इसके सामने जैसे किसी मामे का टुकड़ा तरतीब देने लगा था। 2-4 हफ्ते बाहर रहकर उसके जैसे रवैये को समझने की कोशिश में नाकाम हो गया था। वो अब समझ में आ रहा था। ये नाकाबिले यकीन था, कम से कम इसके लिए कि इमामा उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो किचन में इधर से उधर जाते हुए उसी तरह आके रगड़ते हुए चीज़ें समेट रही थी। वो ग्लास टेबल पर रखकर किचन में आ गया। वो फ्रिज से स्वीडिश निकाल रही थी। सलार ने उसके हाथ से डोंगा पकड़कर काउंटर पर रख दिया। कुछ कहे बगैर उसने उसे गले लगा लिया, बड़ी नरमी से, यूँ जैसे तलाफ़ी कर रहा हो, माजरत कर रहा हो। वो खफगी से अलग होना चाहती थी, उसका हाथ झटकना चाहती थी, लेकिन बेबस थी। फ़िलहाल दुनिया में वो वाहिद शख्स था जो इसे इस तरह गले लगाता था। बरसात फिर होने लगी थी। वो इसकी आदतें ख़राब कर रहा था, किसी पैरासाइट की तरह उसे अपना मोहताज कर रहा था। वहाँ खड़े उन दोनों के दरमियान एक लफ्ज़ का भी तबादला नहीं हुआ था। कोई माजरत, कोई इज़हार मोहब्बत, कुछ नहीं। ज़िंदगी के इस खेल में लफ्ज़ फालतू थे जिसमें वो लीड कर रहे थे। बरसात थमने लगी थी। वो हाथ से गाल और आंखें खुश करती इससे अलग हो गई। दरअसल मैं घर में अकेली थी, इसलिए मिस करती रही। इनकार, इकरार, एतराफ़ और फिर इनकार, ये मशरक़ी औरत की ज़िंदगी का दायरा था। वो भी इसी दायरे में घूमने लगी थी। झूठ की ज़रूरत फिर आन पड़ी थी। अपने गिर्द खड़ी दीवार के शगाफ को इसने फिर से भरना शुरू कर दिया। हाँ, अकेले हों तो ऐसा ही होता है। सलार ने इस झूठ को सच बनाने में इसकी मदद की। इमामा का हौसला बढ़ा। दांत में दर्द था तो इसलिए मुझे रोना आ गया। वो अटकी, फिर उसने कहा, हाँ मुझे अंदाज़ा है दांत का दर्द बहुत तकलीफ़ दे होता है। एक दफ़ा हुआ था मुझे, मैं जानता हूँ क्या हालत होती है। एक दूसरे के सामने खड़े वो नज़रें मिलाए बगैर झूठ बोल रहे थे। वो अटकी। अब तीसरा जो जहन में नहीं आ रहा था, जो सवाल आ रहा था, उसने वही पूछा, तुमने मुझे मिस नहीं किया? वो फिर गली के इसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए थे। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड वो इसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था, और इमामा की आंखों में जैसे सितारे झिलमिलाने लगे थे। बाज़ दफ़ा हम कोई फ़िलासफ़ी, कोई हकीकत नहीं सुनना चाहते, बस वही रवायती बातें सुनना चाहते हैं जिन्हें फ़िल्म के पर्दे और किताब के सफ़े पर हम हज़ारों बार पढ़ते हुए हंसते हैं। वो भी रवायती बातें कर रहा था, वही जुमले जो इस वक्त इसके मुँह से सुनना चाहती थी। वो 4 हफ्ते तुम्हारे साथ नहीं था। अगर तुम्हारा ख्याल ना आता तो मैं मर जाता। तुम झूठे हो। वो बढ़ाई हुई आवाज़ में रोते हुए हंसी थी। तुम भी, सलार ने बेसाख्ता जताया। वो रोते हुए हंस रही थी या हंसते हुए रो रही थी, लेकिन 4 माह में पहली बार सलार के लिए वो बरसात काबिल एतराज़ नहीं थी। इतने अरसे में पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो बरसात उसे कभी भी डुबो सकती है। वो इस रात बेड पर इससे चंद इंच दूर करवट के बल लेटे कोनी तकिए पर टिकाई से बातें करती रही थी। 1 महीने के दौरान इकट्ठी हो जाने वाली सारी बातें, बेमकसद बेमायनी चीज़ों और वाक़यात की तफसीलात, किसकी कॉल आई, किससे इसकी बात क्या हुई, मुलाजमा ने इससे क्या कहा, टीवी पर चलने वाले किसी प्रोग्राम में उसने क्या देखा, कौन से मैगज़ीन में इसने क्या पढ़ा, टेरेस पर रखे कितने पौधों को नए फूल निकले हैं, फुरकान और नशीन के बच्चे कितनी बार उसके घर आए, वो नशीन के साथ कितनी बार बाज़ार गई, क्या ख़रीदा, क्या पसंद नहीं आया। उसे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि सिर्फ वो बोल रही थी। सलार बिल्कुल खामोश चित लेटा उसका चेहरा देखते हुए उसे सुन रहा था। एक हाथ सर पर टिकाए वो दूसरे हाथ से गैर महसूस अंदाज में इसके बाजू पर उंगली से छोटे बड़े दायरे बनाते हुए इससे बातें करती रही। वो खामोश सामयीन पलके झिपकाए बगैर सिर्फ उसका चेहरा देख रहा था। उसकी आंखों के तासुरात, उसके चेहरे पर छलकने वाले रंग, उसके होंठों की हरकत, बात करते हुए उसकी हंसी की खिलखिलाहट, उसके चेहरे पर खिलने वाले रंग, वो जैसे सिनेमा के फ्रंट रो में बैठा हुआ एक सहरज़दा नाज़िर था। कोहनी के बल नीम दराज, जब वो थक जाती तो फिर इसके कंधे पर सर रखते हुए कहती, अच्छा चलो अब सो जाते हैं। ये जुमला शायद 25 दफ़ा वो कह चुकी थी। उसके कंधे पर सर रखे उसे फिर कुछ याद आता तो वो एकदम सर उठाकर उसका चेहरा देखते हुए पूछती, मैंने तुम्हें ये बताया कि? सलार नफ़ी में सर हिला देता। गुफ्तगू फिर दोबारा वहीं से शुरू हो जाती। खामोश सामाइन फिर वही फ़िल्म देखने लगता। ये कौन सी अजान हो रही है? वो बात करते करते चौंकी। दूर कहीं से उसने अजानों की आवाज़ें सुनी थी। फजर की, सलार ने पुरसुकून अंदाज में कहा। वो बुरी तरह गड़बड़ाई।
ओह माय गॉड, फजर हो गई और तुम्हें तो सोना चाहिए था, तुम तो थके हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला, तुम मुझे कह देते। वो बुरी तरह नादिम हो रही थी। मुझसे कहना चाहिए था तुम्हें, क्यों नहीं कहा तुमने? क्या कहता? वह पुरसुकून था। यही कि तुम सोना चाहते हो, लेकिन मैं तो सोना नहीं चाहता। लेकिन मुझे तो वक्त का पता नहीं चला, कम से कम तुम्हें बताना चाहिए था मुझे। वो वाकई शर्मिंदा हो रही थी। तुम्हारा ख्याल है मुझे वक्त का एहसास था। तुम सो जाओ अब, और आई एम सॉरी। कितनी फजूल बातें की मैंने, तुम भी क्या सोच रहे होगे? उसे अब एहसास हुआ था कि वो कितनी देर से अकेली ही बोल रही थी और वो हूँ हाँ तक नहीं कर रहा था। मैं तो नमाज़ पढ़ के सोऊंगा अब, और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आज तुमने मुझसे इतनी बातें कैसे कर लीं। तुमने गौर से सुनी भी नहीं होंगी मेरी बातें। वो कुछ शर्मिंदा सी मुस्कुराई। एक एक बात सुनी है, चाहो तो शुरू से दोहरा देता हूँ। आज तक तुमने जब जब जो जो कहा मुझे याद है, हमेशा याद रखूँगा। उसका लहजा हमवार था, लेकिन आंखों में कोई तासुर था जिसने चंद लम्हों के लिए इमामा को बांधा था। इसी तरह बातें करती रहोगी तो हर रात जाग सकता हूँ तुम्हारे लिए। इमामा ने नज़रें चुरा ली। बाज़ दफ़ा उससे नज़रें मिलाना, उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता था, और बाज़ दफ़ा इस ज़िंदगी के बारे में कुछ कहना मुश्किल हो जाता था जो वो इसके साथ गुजार रही थी। उससे कुछ दूर हटते हुए उसने तकिए पर सर रख दिया। वह अब सीधी लेटी छत को देख रही थी। साइड टेबल पर पड़े सेलफोन के यकदम बजते अलार्म को बंद करते हुए सलार ने इसकी तरफ करवट ली। कोहनी के बल नीम दराज उसने इमामा से कहा, कुछ और बताना है तुमने? इमामा ने उसका चेहरा देखा। वो संजीदा था। नहीं, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। आई लव यू। जवाबन सलार के जुमले ने चंद लम्हों के लिए उसे साकित किया। वह इसके पास था, उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे जवाबन इससे कुछ सुनने की ख्वाहिश रखता हो। इमामा ने कभी इसकी आंखों को इतनी आसानी से नहीं पढ़ा था। शायद वो इतने करीब था इसलिए। वो जैसे अपनी आंखों से उसे हिप्नोटाइज किए हुए था। थैंक यू। वो बेख्तियार हंसा। एक गहरा सांस लेकर एक लम्हे के लिए आंखें बंद करते हुए उसने जैसे घुटने टेक दिए थे। बाज़ ख्वाहिशात कोशिशों से पूरी नहीं होती और बाज़ सवालों को कोई जवाब नहीं मिल पाता। वहाँ उसके इतने करीब कोई और औरत होती तो उसे इजहार मोहब्बत ही मिलता। ये इमामा हाशिम थी। इसका इजहार तशक्कुर ही काफ़ी था। इस पर झुकते हुए इसने बहुत नरमी से उसके होंठ छुए, फिर इसका माथा, फिर वो बेड से उठ गया। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। वो 10 बजे के करीब इसके साथ नाश्ता करने के बाद टेबल साफ़ कर रही थी जब वो बेडरूम से एक खूबसूरत पैकिंग में एक बॉक्स लेकर इसके पास आया था। ये क्या है? वो टेबल साफ़ करते करते रुक गई। देख लो। सलार ने बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाया। ज्वेलरी है। इसको लेबल और बॉक्स के डिज़ाइन ने कुछ अंदाज़ा हो गया था। सलार जवाब देने के बजाय कंधे उचकाकर खामोश रहा। इमामा ने बड़े तजस्सुस और एहतियात से इस बॉक्स की बेहद नफीस और खूबसूरत पैकिंग को हटाकर बॉक्स को खोल लिया। सुर्ख मखमल जैसे एक बेहद महीन और चमकदार कपड़े की तहों के दरमियान एक क्रिस्टल रिंग केस था, और इस केस से नजर आने वाली रिंग ने कुछ देर के लिए उसे साकित कर दिया था। एक्सक्वायर डायमंड की बैंड के साथ वो एक प्लाटिनियम ट्यूलिप डायमंड रिंग थी। 14 के रात की इस डायमंड के गिर्द नन्हे नीलम के गोल गोल नगीनों का एक दायरा था। बहुत देर मेस्मराइज्ड इस रिंग पर नजरें जमाए इसने बेख्तियार गहरा सांस लेकर अपना पहला रद्द अमल दिया। ये सिर्फ डायमंड ही नहीं थे जो इसकी नज़रों को खैरा कर रहे थे, बल्कि वो पेचीदा डिज़ाइन भी जिसमें वो सारे ज्यूल्स जुड़े थे। ये बहुत खूबसूरत है, उसने बहुत मुश्किल कहा। सलार ने हाथ बढ़ाकर क्रिस्टल का केस खोलकर रिंग को निकाल लिया। इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए इसने वो रिंग इसकी उंगली में पहना दी। हाँ, ये अब बहुत खूबसूरत लग रही है। रिंग पहनाने के बाद उसने इसके हाथ पर एक नज़र डालने के बाद कहा, और देखो ये बिल्कुल मेरी उंगली के साइज़ के मुताबिक है। वो जैसे कुछ और एक्साइटेड हुई थी। तुम्हारी उंगली का साइज़ लेकर बनाई गई है, क्योंकि तुम्हारी एक रिंग लेकर गया था मैं। उसने इस हाथ को चूमते हुए कहा जिसमें वो रिंग थी। इस रिंग ने इसके हाथ को सजा दिया था। वो जिस हाथ में भी होती देखने वाले पर ऐसा ही तासुर छोड़ती। ये वेडिंग गिफ्ट है तुम्हारे लिए, सलार ने इसका हाथ छोड़ते हुए कहा। उसने कुछ हैरान होकर सलार को देखा। वेडिंग गिफ्ट? 4 माह हो गए हैं शादी को। हाँ, मैंने तुम्हें वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया था। पहले याद नहीं था, बाद में पैसे नहीं थे, उसने हंस कर कहा। और अब कहाँ से आए पैसे? आ गए कहीं से, उसने टाला। इमामा ने नजरें उठाकर उसे देखा। कोई गलत काम तो नहीं किया मैंने? वो बेइख्तियार शर्मिंदा हुई। मैंने कब कहा कि चलो डॉक्टर साहब के यहाँ चलते हैं और सईदा अम्मा से भी मिलकर आते हैं। मेरे बैग में कुछ गिफ्ट्स हैं, इनके लिए वो निकाल लो। सलार ने उसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। थैंक यू सलार। वो जाते जाते ठुटका। किस लिए? हर चीज़ के लिए। ये सब तुम्हारा ही है। इमामा ने नजरें चुराई। मैंने सोचा तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने मुझे शादी पर कोई गिफ्ट नहीं दिया। अपने हाथ को देखते हुए वो खुशी से सरशार हो रही थी। वो वाहिद किला था जो वो अपने दिल में सलार के लिए रखे हुए थी। नहीं, भूला नहीं था। इमामा को लगा वो कुछ और कहना चाहता था। सलार ने बात अधूरी छोड़ी थी या बदली थी, वो ये समझ नहीं सकी।
माई गॉड, देखो वो वॉक पर चलते चलते बेख्तियार ठुटकी। सलार ने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया। वो दोनों रेस कोर्स में लगने वाले एक मेले को देखने आए थे। अब बेमकसद मेले की जगह से कुछ दूर चहलकदमी में मसरूफ़ थे जब इमामा इस वॉक वे के दाहिनी तरफ दरख्तों के तरफ पानी में डूबी हुई घास में नजर आने वाले अक्स को देखकर ठुठक गई थी। वो पिछली रात की बारिश का पानी था जो अभी पूरी तरह ड्रेन आउट नहीं हो सका था। देवकामा दरख्तों के तनों और शाखों पर लगे रंगीन बड़की कमकमों और ट्यूबलाइट्स का अक्स नीचे जमा शुदा पानी में पड़ रहा था। इस अक्स को देखते हुए वो भी कुछ देर के लिए उसी तरह सहरज़दा होकर रह गया था। यूँ लग रहा था जैसे वो किसी रंग नूर से भरी किसी वादी के किनारे खड़े हैं, इसमें चमकते हुए रंगीन हीरे जवाहरात के दरख्त देख रहे हों या अलिफ लैला का कोई मंजर देख रहे हों। हवा के झोंकों से पानी में बहुत हल्का सा इरताश पैदा हो रहा था और रोशनी और दरख्तों का अक्स मुनक्किस होकर जैसे महवे रक्स था। तलस्सुम होशरुबा जैसे पानी की लहरों पर डोल रही थी। यूँ लग रहा है जैसे जन्नत में रात हो गई हो। तवील खामोशी के बाद उसने इमामा की आवाज़ सुनी। उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो पलके चिपकाए बगैर भी अभी तक इस पानी को देख रही थी जिसकी रोशनियों का अक्स इसके चेहरे पर पड़ रहा था। ऐसी होती होगी जन्नत, सलार ने उसे कहते सुना। वो कुछ कहने की बजाय दोबारा इस पानी को देखने लगा। इस वसी और इस पार की रोशनियों से बकैया नूर बने हुए हिस्से में घूमते लोगों को अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा होगा कि वहाँ से बहुत दूर एक नीम तरीक रोश पर खड़े दो लोग पानी में नजर आने वाले एक अक्स में जन्नत ढूंढ रहे थे। जन्नत में सितारे होंगे? वो पूछ रही थी। हाँ, बहुत सारे होंगे, उसने अंदाज़ा लगाया। इतने रंगों के? उसने इन रोशनियों के रंग गिने। कायनात में मौजूद हर रंग। वो बेख्तियार महजूज होकर हंसी। उसे जवाब पसंद आया था। रात ऐसी ही मुनव्वर होगी। अक्स पर नजरें जमाए वो जैसे बेखुद हो रही थी। उससे ज़्यादा रोशन, इससे ज़्यादा मुनव्वर, सलार ने बेख्तियार कहा। वो झुकी और इसने अपनी उंगलियों से अक्स को छूने की कोशिश की। सलार ने बर वक्त उसे खींचा। दरख्तों पर लाइट्स होना, पानी में करंट भी हो सकता है। वो नाराज़ हुआ था। मैं इसे छूना चाहती थी। यह अक्स जन्नत नहीं है। जन्नत में और क्या होगा? तुम। उसने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। वो अक्स को देख रहा था। सिर्फ मैं और तुम नहीं होगे? पता नहीं। उसने गर्दन मोड़कर बेहद अजीब मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। तो फिर तुम कैसे जानते हो कि मैं वहाँ होंगी? उसने उसे तंग किया। जन्नत के अलावा कहीं और रखा जा सकता है तुम्हें? उसने जवाबन सवाल किया। उसके लहजे में रश्क था। वो हंस पड़ी। इतनी आसानी से मिल जाती है जन्नत? उसने जैसे सलार को जिताया। मुझे आसानी से नहीं मिलेगी, तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। उसका लहजा फिर अजीब सा था। क्यों? वो हैरान हुई। तुम जितनी आसानी से हर चीज़ में जन्नत ढूंढ लेती हो, मैं आज तक नहीं ढूंढ सका, इसलिए कह रहा हूँ। वो ठीक कह रहा था। 2 दिन पहले वो घर के लिए लैंप खरीदने गई थी। उन्होंने बेडरूम के लिए लम्स का एक सेट खरीदा और वो रात को नावल पढ़ते पढ़ते लैंप शेड को देखने लगी। वो ईमेल चेक करने के बाद अपना लैपटॉप बंद करने लगा तो उसने इमामा को देखा। वो भी इसी तरह लैंप शेड पर नजरें जमाए बैठी थी। क्या देख रही हो तुम? वो हैरान हुआ। ब्यूटीफुल, उसने जवाबन बेसाख्ता उसी तरह लैंप शेड को देखते हुए कहा। सलार ने कदरे हैरानी से अपने बेड साइड टेबल पर पड़े लैंप शेड को देखा। हाँ, अच्छा है, उसने सरसरी अंदाज में कहा। वो खूबसूरत लम्स थे लेकिन इतने भी नहीं थे कि वो इन पर यूं नज़रें गाड़ कर बैठ जाता। ये कौन से फूल हैं? वो अभी भी लैंप शेड पर नजरें जमाए कह रही थी। फूल? सलार ने हैरानी से लैंप शेड को दोबारा देखा। उसने पहली बार इस पर्ल कलर के शेड पर बने पैटर्न को देखा। इस शेड का टेक्सचर कुछ अजीब था। कागज़ नुमा इस कपड़े पर सुनहरे माइल पीले फूलों का एक बेहद महीन और नफीस पैटर्न था जो सिर्फ लैंप के ऑन होने पर नज़र आ रहा था। इन फूलों में कहीं कहीं क्रम्स कलर की कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आती, मध्यम पड़ती, फिर चंद लम्हों के लिए चंद लम्हों के बाद वही चीज़ दोबारा चमकती। ना ये गुलाब है और ना ही ट्यूलिप है। थोड़ा सा ब्लूबेल से मिलता जुलता है लेकिन वो भी नहीं। वो जैसे फूलों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, फिर जैसे उसने हथियार डाल दिए। ऐसे फूल जन्नत में होंगे। वो हंस पड़ा। अच्छा, देखो ये फूल रंग बदल रहे हैं, लेकिन ये रंग नहीं बदल रहे बल्कि ये खिल रहे हैं। वो लैंप शेड पर बने फूलों पर एक उंगली फेर रहा था। सलार जैसे किसी शहर में आया था। वो फूल वाकई बार बार खुलते हुए महसूस हो रहे थे। लवली सराहे बगैर ना रह सका। इन्हें अब समझ आया था कि वो लैंप इतने महंगे क्यों थे। दिन की रोशनी में सेल्समैन कभी इन्हें वो पैटर्न नहीं दिखा सकता था। शायद इसलिए उसने इन्हें सिर्फ डिज़ाइन और रोशनी ही के हवाले से बताया था। वो 1 हफ्ते पहले इसके दराज साफ़ करते हुए सलार की वेस्ट पेपर बास्केट में से एक पोस्ट कार्ड इसके पास लेकर आई थी। हाँ, इसे फेंक दिया है मैंने, बेकार है। उसने टीवी देखते हुए मामा के हाथ में वो पोस्ट कार्ड देखकर कहा था। वो इस कार्ड को लिए इसके पास आकर बैठ गई।
सलार, ये देखो कितनी खूबसूरत झील है और देखो कितना सुकून है इस जगह पर। सलार ने उसके हाथ से पोस्ट कार्ड लेकर इस पर एक नज़र दुराई। वो किसी पेंटिंग का पोस्ट कार्ड था, किसी पेंटर का बनाया हुआ लैंडस्केप। एक बहुत छोटी सी कम गहरे किनारे वाली झील जिसके किनारे जंगली फूलों से भरे हुए थे और इन फूलों का अक्स झील के पानी में नज़र आ रहा था। कुछ फूल टूटकर पानी की सतह पर तैर रहे थे। झील के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती थी जिसमें सिर्फ एक चप्पू पड़ा था और वो कश्ती सिर्फ 2 अफराद के लिए थी। झील की सतह पर कुछ आबी परिंदे तैरते नजर आ रहे थे। ये संदल की लकड़ी से बनी हुई है। इस कश्ती का रंग देखो, ये संदल का रंग है। वो पोस्ट कार्ड पर उंगली फेरते हुए से बताने लगी। ऐसा लगता है जैसे सुबह सवेरे कोई इस कश्ती में बैठकर कहीं जाता हो, एक महकती खुशबूदार भीगी हुई कश्ती में, और हवा चल रही हो और झील में इस कश्ती में बैठे खुशबूदार हवा के झोंके। ज़रा तसव्वुर करो। उसने बेख्तियार गहरा सांस लिए, यूँ जैसे अपनी कलमी तस्वीर से खुद महजूज हुई हो। कितनी स्क्रीनिटी है इस सीन में, ऐसे जैसे ये जन्नत हो। मैं ना बताती तो तुम इसे फेंक दे रहे थे। वो बेख्तियार इसका चेहरा देखने लगा। वो वाकई इसकी ज़िंदगी में ना आती तो वो जन्नत को इसके पिक्चर बना लो सेलफोन के साथ। इमामा की आवाज़ ने एकदम इसे चौंका दिया। वो अब भी इसी अक्स को देखने में मसरूफ़ थी। सलार ने सेलफोन निकालकर चंद तस्वीरें खींची और सेल उसे थमा दिया। उसने बारी बारी इन तस्वीरों को देखा और मुतमईन हो गई। चलें, सलार ने कहा। हाँ। इन दोनों ने एक आखिरी नज़र इस अक्स पर डाली और फिर आगे चल पड़े। सलार ने चलते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। खामोश क्यों हो गई, कोई बात करो। इमामा ने चंद कदम चलने के बाद उससे कहा, तुम करो, मैं सुन रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें मुझसे पहले जन्नत मिल जाए। इमामा ने अपने जुमले का मफहूम समझे बगैर उसे तसल्ली दी। वो हंस पड़ा। चाहता तो मैं भी यही हूँ, वो मध्यम आवाज़ में बड़बड़ाया। तुमसे पहले मरना चाहता हूँ। उसे चलते हुए ठोकर लगी। कोई चीज़ जैसे इसके जिस्म से एक लम्हे के लिए उसे थराती हुई गुजरी थी। वो जो जन्नत ढूंढती फिर रही थी, इससे पहले जो शहर सामने खड़ी थी, वो इसे भूल गई थी। इनका साथ सालों का था और इसका साथ महीनों का था। उसने सालों में कुछ कभी जुदाई महसूस नहीं की थी, लेकिन वो इन हफ्तों का साथ ख़त्म होने का सोच कर भी लरस जाती थी। तुम क्यों कह रहे हो इस तरह? वो रुक गई। इसने सलार से अपना हाथ छुड़ा लिया। तुमने ही तो कहा था कि शायद मुझे तुमसे पहले जन्नत मिल जाए, लेकिन मैंने मरने का तो नहीं कहा। कि इसके बगैर मिल सकती है? वो बोल नहीं सकी। नीम तरीके में इस रोश पर एक दूसरे के मुकाबिल खड़े वो एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। फिर सलार ने इसकी आंखों में पानी उमड़ते देखा। ठीक है, जो मर्जी कहो। उसकी आवाज़ में खफगी थी। सलार ने उसका हाथ पकड़ते हुए जैसे माजरत ख्वाना अंदाज में दबाया। मैंने सिर्फ तुम्हारी बात दोहराई थी और मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने निकाला है। मैं समझता हूँ। वो दोनों फिर चलने लगे। क्या तुम जन्नत में मुझे अपना पार्टनर मुंतखब करोगी? चंद कदम चलने के बाद उसने सलार को नरम आवाज़ में कहते सुना। वो बोल नहीं सकी। वो हंस पड़ा। यानी नहीं, मैंने ये कब कहा? वो रुक गई। लेकिन तुमने कुछ भी तो नहीं कहा। मैं सोच रही थी। सोच लिया, अब बताओ। वो हंस पड़ी। तुम्हें क्या हुआ? जन्नत की बात तुमने शुरू की थी। उसने सलार का चेहरा देखा। शायद। वो खामोश खड़ा उसे देखता रहा। तुम्हें यकीन नहीं है? उसने हंसकर उससे पूछा। यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम जन्नत में पहुँच गए तो फिर तुम्हें ही चुनना पड़ेगा। उसने मजाक किया। और अगर कोई और भी पहुंच गया तो? इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। दोनों के दरमियान खामोशी का लंबा वक्फा आया। इस और का तारुफ ना इमामा ने मांगा ना सलार ने करवाया था, मगर इस और ने इसको सलार से नजर चुराने पर मजबूर किया था। वो नजरें न चुराती तो इतनी तकलीफ ना होती सलार को जितनी इस वक्त हो रही थी। वो इसे कह नहीं सकी। बात इसके इंतखाब पर कभी नहीं रही। बात जलाल के इंतखाब पर थी। इसका इंतखाब जन्नत में भी शायद वो कभी ना होती, लेकिन ये इतराफ़ करने में कोड़े खाने जैसी जिल्लत थी। चुप बेहतर थी, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं हुआ था कि इसकी चुप सलार को इस तरह कोड़े की तरह लगेगी। इस रविश से रोशनियों तक का बाकी फासला खामोशी में तय हुआ था। जारी है। नावल का अगले से सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।